बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज एक फिर लाहौर से अच्छी खबर है कि लाहौर में एक तवील अरसे के बाद एक बार फिर हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह कर दिया गया है। आज शाम फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस मेले का इफ्तिताह किया। ये मेला जो है ये काफ़ी अरसे के बाद क्योंकि लाहौर में मुनक्कद किया गया है तो लोगों की काफ़ी इसमें दिलचस्पी भी है। सियासत के मैदान से बात करें तो पीटीआई की सियासत को लेके और पीटीआई का जो स्वाबी में जलसा है उससे बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस जलसे ने पीआईए की अंदरूनी दराबंदी को मज़ीद वाज़े कर दिया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के एक अच्छा शो करने में नाकाम रही है, जबकि पीटीआई के लोगों का कहना है कि कल का शो बहुत अच्छा था। इस पे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी और हाउसिंग के शोबों में हुकूमत क्या बड़े ऐलान करने जा रही है। क्या वाकई हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि जिससे ये इंडस्ट्री मज़ीद बेहतर होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आलमी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका की नई पॉलिसीज़ जो हैं वो क्या रंग लाएंगे और ख़ास तौर पे मशक़ वुस्ता में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि नेतन्याहू की जो तजवीज़ है कि फ़लस्तीनी रियासत जो है वो सऊदी अरब के अंदर बना दी जाए, इससे क्या हलचल मची है। तो सबसे पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में बढ़ते सियासत के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफज़ई साहब। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई में धड़ेबंदी वाज़े हो गई है, आपके ख्याल में क्या वाकई पीटीआई में कोई धड़ेबंदी पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सिर्फ हुकूमती प्रोपेगेंडा है जो कल से मैं देख रहा हूँ। सारी लीडरशिप एक ही स्टेज के ऊपर बैठी थी, आपस में गप्पे भी लगाई और स्पीचेस भी की और सब एक ही चीज़ पर मुत्तफिक है कि इमरान खान की राय और वर्करों की राय के लिए एक मौसर तहरीक शुरू की जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएअमल तय करेंगे। और दूसरी बात यह कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस जो है उस सिलसिले में भरपूर कोशिशें होंगी। ये हुकूमत अब एक तो आपने देखा पंजाब के अंदर दफ़ा 144 लगाया, वहाँ सियासी जलसे, सियासी जुलूस, इस पर पाबंदी लगाई। मेरे ख्याल से ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। और ये इनका जो पोल है वो भी खुल गया है कि ये कहते थे कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है लाहौर में और खैबर पंजाब के अंदर, लेकिन वो एक्सपोज हुआ केपी के अंदर। ये कहते थे अमन अमान खराब है, यहाँ जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में लाहौर में कोई जलसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब इन हालात में आप बताएं कि अगर ये हरकतें करेंगे तो। यूसुफ साहब ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि जुनेद अकबर साहब जो हैं वो खुश नहीं है कल की गैदरिंग से, इसलिए उन्होंने अपनी तंजीम से ये रिपोर्ट मांग ली है कि कौन कितने बंदे लेके आया, ये रिपोर्ट दी जाए। नहीं, गैदरिंग से तो खुश है। ये तो मेरे ख्याल से वर्करों की तरफ से भी एक डिमांड है कि जी पता चले कि कौन लोग काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक गाड़ी में आके तकरीरें करके चले जाते हैं और ये अच्छी बात है कि पता चले कि जी कौन सा लीडर कितना पानी में है और वो कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि वर्कर तो निकलते हैं, वर्कर तो आप चाहे कोई कहे या ना कहे, इमरान खान की कार हो जाती है, लोग निकल आते हैं। कल कितना बड़ा जलसा हुआ आपको पता है, बगैर किसी उसके के कोई गाड़ी फराम नहीं की गई, कोई पैसा नहीं दिया गया है कि जी गाड़ियाँ ले लें। हाँ साहब, आपने अभी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए ऑप्शन क्या है, या तो अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि जी ठीक है मैं अलग रहकर सोलो फ्लाइट करके मतलब कुछ गेन कर लूंगा, तो वो उनकी मर्जी। लेकिन अगर अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, एक टफ टाइम मिल सकता है। और जो डिमांड मौलाना साहब कर रहे हैं वो हमारा भी है कि जी फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाए। तो वो तो तभी होगा जब हम सारे मुत्तहिद होकर इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन सर वज़ीर आज़म साहब तो गए हैं मौलाना साहब के घर और वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना हुकूमत में शामिल होंगे या आपके साथ शामिल होंगे? नहीं देखिए, हम तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मौलाना साहब को पता है कि जब ये पीटीआई के सदर थे और जिनकी वजह से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई,
और उसके बाद इन्होंने वो जो मक्खन से बाल ऐसे निकाल के बाहर रख देते हैं ना, इस तरह उनके साथ पीटीएम ने काम किया। तो अब एक वजारत या 2 वजारतों के लिए अगर ये फिर उनके साथ जाके बैठेंगे, तो ये इनकी वो होगी, मैं तो नहीं समझता कि इतना बुरा सौदा ये करेंगे, क्योंकि आज मौलाना की सियासत के खात्मे में जितना अहम रोल पीडीएम ने अदा किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। उनको तो बिल्कुल बेवकत करने की कोशिश की गई। अच्छा यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर अकील ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है उससे उनकी अपनी वजारत आला ख़तरे में पड़ गई है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसी कोई बात है? और अगर ऐसी बात है तो नया वज़ीर आला कौन हो सकता है? देखिए, ना तो उनकी वजारत आला जाने वाली है, ना ऐसी कोई बात है। इमरान खान जब तक चाहेंगे वो वज़ीर आला रहेंगे, और किसी के चाहने किसी के न चाहने से कुछ नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान के नामिनी है, और जो अपना क्या नाम है जुनैद अकबर भी इमरान खान के नामिनी है। तो जब तक वो उनके नामिनी है तो ये दोनों रहेंगे, और जब इमरान खान नहीं चाहेगा तो इनमें से कोई भी नहीं रह सकता। सर, जुनैद अकबर साहब ने पार्टी में जो जजा और सज़ा का निज़ाम लाने का ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या पार्टी की कारकर्दगी बेहतर होगी? मैं आपको सिंपल से बताऊं कि ये तो हम बड़े अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि इस पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए। देखिए, बड़े पैराशूट भी आ जाते हैं पार्टी के अंदर। एक दिन उनका होता है पार्टी में आने का, दूसरे दिन देखते हैं तो बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। फिर ये एक चीज तो है पार्टी के अंदर, क्योंकि ये जो जुनैद अकबर एक वर्कर है और बड़े अरसे बाद उनको ओहदा मिला है। आपको पता है इनके पास कोई ओहदा नहीं था, और इतने अरसे गुजारने के बाद पार्टी में तब अब जाके उनको ओहदा मिला है। तो मेरे ख्याल में उनको एहसास है इस चीज़ का कि जो बंदे कुर्बानियाँ देते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, जो हर वक्त इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, उनको पीछे धकेला जाता है। तो शायद अब ये अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये बात की है तो बहुत सारे लोग खुश हैं इस बात पे कि देखें, असल चीज़ ये है कि वर्कर जिसको लीडर समझते हैं वही लीडर आगे आना चाहिए। सर, जुनैद अकबर साहब ने यह भी कहा कि इदारों से टकराव नहीं चाहते, इस बार इस्लामाबाद आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। आप क्या समझते हैं, इससे उनकी क्या मुराद है? क्या मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो सकता है? देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मुज़ाकरात उनके पास कोई इख्तियार नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो किस चीज़ के मुज़ाकरात किए जाए। जहाँ तक स्टैब्लिशमेंट की बात है, वो तो इमरान खान ने खुद 2 खत लिख दिए हैं। तो इमरान खान ने पूरे खत में कभी अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांगा है, उन्होंने फेवर नहीं मांगी है। पीपल्स पार्टी अलग खफा है, नाराज है, लेकिन वो मजबूरी के तहत उनको सपोर्ट कर रही है। इसी तरह एमक्यूएम नाराज है, वो मजबूरी के तहत वहाँ बैठी है। तो ये हुकूमत तो खुद ही गिर जाएगी, या तो फिर नए इलेक्शन होंगे या फिर पीटीआई को चांस मिलेगा दोबारा हुकूमत बनाने का। तो हम तो दोनों सूरत में हम चाहेंगे कि जो इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है, ताकि साफ शफाफ इंतखाबात हो मुल्क के अंदर। सर, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम तो चले मान लिया हुकूमत से हफाएं, लेकिन आपके तो अपने बंदे आपसे हफाएं। कल उमर अयूब साहब आए, खामोश रहे। शेर अफजल मरवत साहब को वहाँ तकरीर नहीं करने दी गई। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये देखें, अवामी जब जलसा होता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि स्टेज के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, और चूंकि लीडर्स भी थे, जाहिर है पूरे पाकिस्तान से जो जो पहुंच सकता था वो पहुंचा है और स्टेज पे चढ़ा है। तो प्रॉब्लम थी, इसमें कोई शक नहीं है कि यानी जो लीडर्स थे उनके लिए भी बैठने की जगह नहीं थी। हम खुद, मैं ऊपर गया, 2 मिनट ऊपर खड़ा रहा, फिर वापस उतर गया, फिर अपने वर्करों के साथ खड़ा रहा। सर, हुकूमती लोग जो हैं वो तो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पीटीआई पुरतशद्दुद एहतजाज चाहती है, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए गए। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ऐसी कोई बात है, पीटीआई फिर पुरतशद्दुद एहतजाज की ही करना चाहती है? ये जो आपने बात की ना पुरतशद्दुद मुजाहिरों की, तो हमने कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं किए, ये बनाए गए हैं। अब देखिए, हम जब भी पुरअमन जुलूस लेकर जाते हैं, ये हमारे आगे कंटेनर खड़े कर देते हैं, पुलिस फोर्स को लाकर खड़ी कर देते हैं, पहले वो शेलिंग करते हैं, फिर डंडे बरसाते हैं, फिर पकड़ के लोगों को जेलों में डालते हैं। तो ये तो हमेशा इनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से क्या हुआ है? हम, आप बताएं कि अगर 26 नवंबर को ये कहते हैं डी चौक में आके हमलावर हुए, तो हमने किस चीज़ के ऊपर हमला किया? हमने कोई बिल्डिंग कब्जा की थी, कोई महकमा कब्जा किया था, क्या किया था?
वहाँ ये तो ऐलान किया था हमने कि हम जाके वहाँ धरना देते हैं, तो क्या इससे पहले धरने नहीं हुए? क्या इससे पहले एहतजाज नहीं हुए? ये तो देखें, आज आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमारी पंजाब हुकूमत किस तरफ जा रही है। कि जी सियासत करने की इजाजत नहीं है, तो फिर आप किस चीज की पैदावार है? आप सियासत की नहीं है, किसी ने आपको गमले में नर्सरी बना के किया है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप सियासत को इतना खत्म कर रहे हैं तो कल आप क्या करेंगे? सारी जिंदगी क्या शरीफ फैमिली इक़्तिदार में रहेगी या जरदारी फैमिली इक़्तिदार में रहेगी? कभी इनको भी अपोजिशन में आना पड़ेगा। जो कवानीन इन्होंने बनाए ये खुद इनके गले पड़ेंगे। इतनी सख्त कवानीन हमने तो बर्दाश्त कर लिए, जितनी मुश्किलात थी हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये क्या करेंगे? लेकिन सर यही बात तो पिछली दफ़ा वो आपसे कहते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की आपको तकरीर याद होगी, उन्होंने असम्बली में ये तकरीर की थी कि आज हमारे साथ जो आप कर रहे हैं कल आपको यही भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने किया तब भी गलत किया है, लेकिन उसमें मसला हमारा नहीं था। उस वक्त आपको याद है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुकदमात बनाए थे करप्शन के, वो पड़े हुए थे। तो नेब को कहा गया कि जी आप ये क्यों नहीं निपटाते हैं इन केसेस को? उन्होंने कहा जी ये तो रोके गए थे। उन्होंने कहा रोके नहीं, अगर केसेस हैं तो इनको निपटाया जाए। तो वो नेब ने बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन लिया और वो कार्रवाइयाँ होती रही, लेकिन उसमें पीटीआई का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। नाज़रीन, आपने यूसुफजई साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि जो गलतियां हमसे हुई वो भी गलत थी और जो मौजूदा हुकूमत कर रही है ये भी गलत करेगी। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जानेंगे कि हुकूमत हाउसिंग और प्रॉपर्टी में क्या करने जा रही है, क्या वाकई ही आवाम को कुछ रिलीफ दिया जा रहा है और टैक्सेस में कमी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ मोहम्मद नुमान। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हाउसिंग और प्रॉपर्टी को लेके लोगों में काफ़ी तशवीश पाई जाती है, लेकिन अब हुकूमती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हाउसिंग को लेके बहुत सारी नई पॉलिसीज़ का ऐलान करने जा रहे हैं और ये अवाम दोस्त पॉलिसी जो हैं इससे हाउसिंग और प्रॉपर्टी के बिज़नेस को बड़ा फ़ायदा होगा। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बाय हाउसिंग भी बना दी गई है और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं इसी टास्क फोर्स के मेंबर जनाब हाफिज़ मियां नुमान साहब। थैंक यू वेरी मच हाफिज़ साहब, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि क्या वाकई हुकूमत प्रॉपर्टी और हाउसिंग पे कोई नया पैकेज अनाउंस करने जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम टॉपिक है आज का और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हाउसिंग का शोबा है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये असल में किसी यानी मखसूस किसी ग्रोह का या किसी मखसूस जो ग्रुप होता है, जैसे जिसे हम रियल्टर्स कहते हैं, उनका शोबा नहीं है, बल्कि इससे पूरी 24 करोड़ आवाम वाबस्ता है। और ज़ाहिर है जिस बंदे ने भी अपना घर बनाना है, जिसने अपनी कोई दुकान बनानी है, जिसने अपना कोई भी कारोबारी इदारा कायम करना है, उसको उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। और इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक जो है एट लार्ज वो इन्वॉल्व हो जाती है कि जिनकी घर की ज़रूरत है, जिनकी कारोबार की ज़रूरत है, जिनको छत की ज़रूरत है। तो इस हवाले से एक बड़ा महसूस किया जा रहा था कि जो हाउसिंग का शोबा है और ख़ास तौर पे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है कि जिसके अंदर वो क्लास जो कि जिसको हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जिसकी अगर आप कहें जो 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक की इनकम रखने वाली ब्रैकेट जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर मुश्तमिल होती है, और पाकिस्तान का 90% से ज़्यादा यही वाली क्लास है। अब उस क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग को मुहैया करना, इसके ऊपर एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी और ये महसूस किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा गैप आ गया है और ये तबका जो है बहसीयत मजमूई नया घर बनाने से, अपनी छत बनाने से महरूम होता नज़र आ रहा है, क्योंकि अब लेटेस्ट सर्वेस के मुताबिक 1 करोड़ घरों की पाकिस्तान के अंदर ज़रूरत है। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने महसूस किया कि इस सेक्टर को रीबूस्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह गवर्नमेंट ने पिछले 1 साल में आपने देखा कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और सस्टेन्ड पॉलिसीज़ के नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आज स्टॉक एक्सचेंज अपनी तारीख की बुलंदियों को छू रहा है। जी पाकिस्तान के अंदर आपका मार्कअप रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 22% से 12% पे आ गया। सब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको टोकने की। देखिए ये सारी जो किताबी चीज़ें हैं ना कि रेट नीचे आ गया, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई, इससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं होता।
आम आदमी बेचारे को तो समझ भी नहीं आती कि स्टॉक एक्सचेंज में काम कैसे होता है। वो तो मखसूस लोग हैं जो उससे फ़ायदा नुकसान लेते हैं। आप ये बता दें कि आम आदमी तो ये जानना चाहता है कि उसको सस्ता घर वो कैसे बना सके। हाँ, ये बिल्कुल आपकी, मैं उसी तरफ असल में आना चाह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि देखिए हमारी जो 80% से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं, ना वो स्टॉक एक्सचेंज को समझते हैं, ना वो इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना वो ट्रेड में आ सकते हैं। तो लोग चाहते हैं कि वो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर उनको पीस ऑफ माइंड हो और कुछ 4 पैसों की उनकी बचत भी हो, उनकी फ्यूचर के लिए एक सिक्योरिटी का भी एहसास उनको होता है, अपने बच्चों के लिए कुछ बनाने का एहसास भी होता है। किसी शादी के मौके पे कोई बंदा एक प्लॉट बेचता है, अब उसके बेटी का जहेज़ बन जाता है, उसकी सारे अखराजात पूरे हो जाते हैं। इस हवाले से जो मैं ये बात कर रहा था कि चूँकि आप देखें कि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 2.5% पे आ गई है, जब गवर्नमेंट आई थी तो 30% पे थी। तो ये एक सस्टेन्ड पॉलिसीज़ के नतीजे में बेटरमेंट आई। तो इसी हवाले से जो गवर्नमेंट ने अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने टास्क फोर्स बनाई है कि इस सेक्टर को हमने रीबूस्ट इस बुनियाद पर करना है कि इस सेक्टर से बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग वाबस्ता हैं और 70 काइंड ऑफ इंडस्ट्री डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इस सेक्टर के साथ वाबस्ता है। और जब इस सेक्टर में जब बैंक्स अपना मार्कअप रेट नीचे कर रहे हैं तो लोगों की जो प्रॉफिटेबिलिटी बैंकों के अंदर थी, जब लोग पैसा विदड्रॉ करवाएंगे, तो जब पैसा विदड्रॉ करवाएंगे तो बजाय इसके कि वो आउट ऑफ कंट्री जाए, बजाय इसके कि वो डॉलर्स में जाए, वो हमारे इस मुल्क के अंदर ही प्रॉपर्टी के अंदर पार्क होना चाहिए। और वो इस अंदाज के अंदर कि हर बंदा डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा। जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि आप फाइलर बनना चाहिए, इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, हर फर्द डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, तो वो इसी तरीके से निकाला जा सकता है कि लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और उसी मौका पर लोग डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएं और फाइलर भी बन जाएं। अच्छा, उस हवाले से जो मैंने अभी सस्टेनेबल हाउसिंग की बात की और मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की, उसमें अब 2 चीज़ें हैं जो बड़ी एक बुनियादी अहमियत रखती हैं। एक ये है कि आपका जो टैक्स का जो है उसकी रीस्ट्रक्चरिंग जो आपकी FBR से रिलेटेड है कि इस सेक्टर के ऊपर आप टैक्सेशन का वो निज़ाम लगाएं, वो स्ट्रक्चर लाएं जो इंटरनेशनली जो चल रहा है और जिससे प्रॉपर्टी का काम वाइबल हो जाता है। एक आम आदमी को बहुत इजाफी बोझ नहीं पड़ता। मैं डेवलपर बिल्डर्स की बात नहीं कर रहा। डेवलपर बिल्डर्स के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट का हक है कि जो लॉजिकल टैक्स बनता है उस रेशो से ज़रूर लगाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो ट्रांजैक्शन टैक्स है जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री एक आम आदमी, एक गरीब आदमी है, एक नर्स है, एक बेवा है, एक यतीम है, एक प्रोफेसर है, एक टीचर है, एक एंकर पर्सन है, जो सैलरीड क्लास है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उसको ट्रांजैक्शन टैक्स उतना देना चाहिए जितना इंटरनेशनली ये चार्ज हो रहा है, जिससे कारोबार वाइबल हो जाता है। अगर आप इजाफी लेंगे तो एक तो उस हवाले से बड़ी मुफीद तजावीज़ आई हैं कि उस ट्रांजैक्शन टैक्स को एक सस्टेनेबल अंदाज में लाया जाए और उसको कम किया जाए। दूसरी, हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो तजवीज़ दी है, जो एक्सेस टू फाइनेंस, जो कि बड़ी एक बुनियादी, जो अभी आपने अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की है ना जी, पूरी दुनिया का मॉडल है इमरान भाई कि अगर आप जो घर अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए बैंकिंग इंटरवेंशन ज़रूरी है। अगर बैंक्स इंटरवीन नहीं करेंगे आपको सस्ता घर नहीं मिलेगा। मैं आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं, मुझे 4 साल के अंदर हर सूरत मुझे पेमेंट चाहिए क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो जब मैं 4 साल की किस्तें बनाऊंगा तो मेरी किस्त बनती है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने की। तो मैं जब इतनी किस्त बनाऊंगा तो जो 50,000 रुपये आमदन से लेकर 4 लाख की आमदन की ब्रैकेट है वो तो पहले दिन आउट हो गई। यानी समझे कि अगर मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करता हूं और मैं किसी रूरल एरिया के अंदर भी करता हूं तो मेरी तो किस्त इससे कम नहीं बनेगी। इसका मतलब है कि हमने उस क्लास को जो पाकिस्तान की 90% है हमने आउट कर दिया। ऑन दी अदर हैंड, जब बैंक इन्वॉल्व होता है और बैंक 15 साल की, 20 साल की, 25 साल की फाइनेंसिंग करता है तो वही जो किस्त होती है वो 25,000 और 30,000 पे आ जाती है। तो जब ये किस्त 25 और 30,000 पे आती है तो आप ये देखें कि बहसीत मजमूई कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को मौका मिल जाता है कि लोग एक रिस्पेक्टेबल जगह के ऊपर अपना अपार्टमेंट खरीदने की पोजीशन में आ जाते हैं, ऑफिस खरीदने की पोजीशन में आ जाते हैं, अपना एक घर जो है उनको मिल सकता है। ये सब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपने अभी जिक्र किया टैक्स में कमी का प्रॉपर्टी के हवाले से। वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं IMF नहीं मानता, हम नहीं कमी कर सकते। नहीं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कंपैरिजन देखिए हुकूमत का ये ने इनिशिएटिव क्यों लिया है। देखिए जिस वक्त गवर्नमेंट बनी थी तो एक प्रेशर था, एक कुछ और अंदाज में मामला चलने थे, तो जो टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए गए उसके नतीजे में कारोबारी एक्टिविटी बढ़ने के बजाय कम हुई और जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी था वो भी बढ़ने के बजाय कम हुआ है।
तो अल्टीमेटली हमने जो एक पूरी अपनी प्रपोज़ल बना के दी है, उसके अंदर उस प्रपोज़ल में हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो मल्टीप्लाई होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं होगा। आज बेशक गवर्नमेंट IMF के पास जाए, ज़रूर उसको एतमाद में ले, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि पब्लिक के लिए भी ईज़ हो जाए और हमारा रेवेन्यू भी मल्टीप्लाई हो जाए। इस वक्त दोनों काम रुक गए हैं। इस वक्त यानी आप देखें कि अगर आज DHA के अंदर 200-250 ट्रांसफ़र डेली होती थी प्लॉट की, वो 3-4 ट्रांसफ़र्स पे आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट को जो स्टैम्प ड्यूटी से, CVT से और मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस आने चाहिए थे, वो सारे टैक्स रुक गए हैं। मैं आपको एक प्रोजेक्ट मियां साहब, क्योंकि मैं माजरत आपको टोकने पे, लेकिन आप क्योंकि इस काम को समझते हैं, लोगों के खरबों रुपए मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में फंसे हुए हैं जो किस्तों की सूरत में उन्होंने अदा किए, ना उन्हें को प्लाट मिला, ना उन्हें को कब्ज़ा मिला, एक फ़ाइल मिल गई, वो लेके बेचारे बैठे हुए हैं। देखिए, इसके अंदर अब दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो डॉक्यूमेंटेड लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो हाउसिंग स्कीमों के प्रोजेक्ट हैं, कुछ हैं जिन्होंने अपनी टोटल अप्रूवल्स गवर्नमेंट से कराते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं और उनके मौके पे प्लॉट्स मौजूद होते हैं। वो तो हैं बिल्कुल बोनाफाइडी, वो पार्टीज़ हैं कि जिन पर लोग एतमाद भी करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले अदवार के अंदर बहुत सी ऐसी पार्टीज़ आईं जिन्होंने अगर 200 कनाल ज़मीन है तो 10,000 फाइल बेच गए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को कानून साजी करके इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए कि जो चीज़ डॉक्यूमेंटेड है उतनी ही लॉन्च होगी, उससे ज़्यादा लॉन्च नहीं हो सकती। उसके लिए हमने एक तजवीज़ दी है। उसके लिए हमने जो है जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का 2020 के अंदर, बल्कि 21 के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी हो गया। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ था जिसमें रीरा, जिसे कहते हैं रीरा एक्ट, रीरा एक्ट को लाया गया था इस बुनियाद पर कि इसको पहले इस्लामाबाद के अंदर नाफिज किया जाएगा। उसके अंदर इस चीज़ को इंश्योर किया गया था, उसका मकसद भी यही था कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, रीरा के साथ उनके जॉइंट एस्क्रो अकाउंट खुलेंगे और वो रीरा जो है एक ऐसा इदारा होगा जो बड़ी एक मॉनिटरिंग, एक जो होती है ना डीप मॉनिटरिंग कर रहा होगा हर प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट अपनी हदूद से बाहर तो नहीं जा रहा। क्योंकि देखें, ये शरी भी बहुत बड़ा मसला है कि अगर आपके पास 500 कनाल ज़मीन है तो आप 500 कनाल ज़मीन की हद तक आप फाइलें लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर वो सट्टे का काम हो जाता है। अच्छा मियां साहब, उसके अंदर लोगों का नुकसान हुआ है। के लिए कोई खुशखबरी है तो सुनाएं जी। अवाम के लिए इंशाल्लाह ताला जो टास्क फोर्स ने एक बड़ी बेपनाह मेहनत की है, ये प्योरली पब्लिक के लिए की है। देखिए, अगर हम चंद टाइकॉन हैं जो कि काम कर रहे हैं, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, अगर वो कोई अनलॉफुल काम करते हैं, अगर कोई कारोबारी आदमी अनलॉफुल काम करता है, हुकूमत का काम है उसको उस हद तक रोकना। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि चंद लोगों को सामने रख के हम पूरे सेक्टर को तबाह कर दें। और पूरा सेक्टर जिससे 24 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है, लोगों की अपनी बचतें हैं। और आप ये देखें कि ये सेक्टर दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सेक्टर है। आज आप अमेरिका देख लें, कनाडा देख लें, यूरोप देख लें कि वहाँ पर बिलाशुबा वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी सबसे बड़ा सेक्टर है वहाँ पे। इसलिए कि हर कारोबारी इदारे को ने भी ज़मीनों का ही काम करना है। उसने आगे उसने वहीं से अपनी बचतें करनी है, वहीं पर अपनी सेविंग्स करनी है। तो इस सेक्टर को मामूली सेक्टर नहीं समझना चाहिए। आज आप देखें कि इस सेक्टर की बंदिश की वजह से आपकी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ 30% की अपनी कैपेसिटी पे चल रही हैं, जिसकी वजह से सीमेंट का रेट कम नहीं हो रहा, उनके ओवरहेड चार्जेस पूरे नहीं हो रहे। आपकी स्टील मिलें आधी बंद पड़ी हैं और जो चल रही हैं वो अपनी अंडर कैपेसिटी चल रही हैं। इसी तरह आपकी मियां सब सीमेंट माफिया जो है वो तो जानबूझ के भी वो कैपेसिटी उसमें कहते हैं कि नहीं कराता ताकि सीमेंट सस्ता ना हो। आप देखें कि आज अगर 1000 प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मैसिवली शुरू हो जाएं, डेवलपमेंट के जिस तरह भी शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरह प्राइवेट सेक्टर पूरे पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन की रेल पेल हो जाए, तो मुझे बताएं कि जो आज सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, स्टील मिलें हैं, वो अपनी 100% कैपेसिटी पर रन करेंगी। सर, अपनी छत अपने गर्दी को खुशखबरी सुनाओ ना। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर जो एक्सेस टू फाइनेंस का जो ख़ास तौर पे जो पैकेज हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिक्वेस्ट की है, और इसका ऊपर मुकम्मल जो मैंने अभी मीटिंग ली जिसके अंदर स्टेट बैंक के हमारे सीनियर मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, बैंक ऑफ पंजाब के थे, PMRC के हेड बैठे हुए थे, बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 95% से ज़्यादा ये मॉडल ऑलरेडी मौजूद है, बन चुका है। हमने इसमें ये कहा है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग को और मॉर्टगेज फाइनेंसिंग को फ़रोग़ दिया जाए और आम सैलरीड क्लास को ये एक्सेस होनी चाहिए कि आप उसको जो इंटरनेशनल तरीका है
एक घर को एक्वायर करने का, उसके मुताबिक आम आदमी रिस्पेक्टेबल जगह के ऊपर घर ले सके, वो बैंकिंग इंटरवेंशन के बगैर मुमकिन नहीं है। इसके ऊपर वर्किंग हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह बैंक्स का बड़ा पॉजिटिव रवैया है और बैंक्स ने हमें इस पर ओके किया है कि हम इंटरवीन करेंगे। और एक आम आदमी जो है, जो एक सैलरीड क्लास, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन, एक लोअर मिडिल क्लास के हमारे जो हैं, उनको इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सेस मिलेगी। उससे ये होगा कि आपको अल्टीमेटली एक रेस्पेक्टेबल लेवल की जगह के ऊपर आपकी अपनी जो आपका इनकम का दायरा है उसके अंदर आपकी पहुंच में हाउसिंग आ जाएगी इंशाल्लाह। अंदाज़न इस साल इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? देखें, इसमें यह है कि चूँकि टास्क फोर्स ने तो अपनी तजावीज़ जो हैं वो पीएम हाउस में फॉरवर्ड कर दी हैं और वज़ीर आज़म साहब ने उसकी अब फाइनल मीटिंग इंशाल्लाह ताला लेनी है। पिछले हफ्ते मीटिंग होनी थी लेकिन वो उनकी ओवरलैप हो गई, मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से वो थोड़ी सी मुलतवी हुई है। मेरा ख्याल है होपफुली 1-2 वीक्स के अंदर ये जो मीटिंग होती है उसके बाद एक फॉर्मेलिटीज़ जो भी हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी करनी है, फिर कैबिनेट से अप्रूवल होनी है, तो मेरा ख्याल है कि विदिन होपफुली इंशाल्लाह कि विदिन 2 मंथ्स इस कौम को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नाज़रीन, आपने हाफ़िज़ नुमान साहब की गुफ्तगू सुनकर कहना है कि 2 माह तक इंशाअल्लाह कौम को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और अपनी छत अपना घर जो है स्कीम, ये भी हुकूमत की तरफ से अनाउंस कर दी जाएगी। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो आलमी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, नेतन्याहू जो इस्राएली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की जो तजवीज़ दी है उसने पूरी दुनिया को खिला के रख दिया है और अरब ममालिक में ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता में इस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील खान साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके वक्त का यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये फरमाइए कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की जो तजवीज़ पेश की है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलेगा? वैसे तो अरब ममालिक ने इसकी बड़ी मजम्मत की है और मिस्र ने तो अरब ममालिक का इजलास भी बुला लिया है। इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? जी, पहली तो बात सुन लीजिए कि जो हंगामी अरब ममालिक का इजलास हुआ, या हो सकता है कि OIC का भी इजलास बुला लिया जाए, तो उसका असर वही होगा जो इससे पहले जब अटैक हुआ गज़ा पर 7 अक्टूबर के बाद, उसके बाद तकरीबन 2 इमरजेंसी मीटिंग हुई OIC की और बाकी फॉरेन मिनिस्टर लेवल की हुई, तो उसमें मजम्मत काफ़ी ज़ोरदार तरीके से की गई जिसकी की सताइश करनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि यस, इसमें थरथली मच गई है, यस इसमें एक भूचाल सा आ गया है, लेकिन हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इससे पहले जो बाकी मामलात होते रहे हैं, सूडान में बहुत सारे मामलात हुए हैं, गज़ा में तो खैर एक इंतहा हो गई है, तो उस सिलसिले में कश्मीर के मामले को ले लें, उस सिलसिले में OIC ने मजम्मत बड़ी अच्छी की है, लेकिन उसके OIC के अपने जो चार्टर में पहले ही जो प्रीएम्बल है उसका 16वां पैराग्राफ अगर पढ़ लिया जाए तो बात वाज़ेह हो जाती है कि OIC में फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए, फ़लस्तीन की जद्दोजहद के लिए OIC के तमाम ममालिक को पाबंद किया गया है कि वो मदद करेंगे फ़लस्तीन की। ऐसा नहीं हुआ। फिर आर्टिकल 18 में भी फ़लस्तीन का जिक्र है जिसमें कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल को इस काम के लिए 7 अक्टूबर के बाद उसमें बस मजम्मत की गई। हालांकि वो चाहते तो अपना OIC ममालिक के प्लेटफॉर्म से वो चाहते तो उसको सैंक्शन कर सकते थे, अपनी फिजाओं में से उनको गुजरने ना देते, सैंक्शन लगा देते कि हमारी एयर स्पेस से, यानी कि जितने भी ममालिक हैं ये, जहाँ से ये 85,000 टन बम और बारूद जहाँ से जाता रहा गज़ा पर बरसाने के लिए, जहाँ गज़ा पूरे खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, तो उस वक्त भी नहीं किया गया। तो इस वक्त मुझे मेरे अपने तजज़िये के मुताबिक, और मैं तारीख के पैराए से आपको बता रहा हूँ, सियाक़ो सबाक़ के मुताबिक बता रहा हूँ कि कोई खास इसमें जो इम्प्लीमेंटेबल जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो OIC की हों, और खैर सिक्योरिटी काउंसिल से तो तवक्को वैसे भी नहीं की जा सकती, जनरल असम्बली कभी ज़ोरदार तरीके का रेजोल्यूशन पास कर देती है। इसी तरीके से अरब ममालिक का जो अरब लीग का अगर कॉन्फ्रेंस बनाए या कोई और बनाए तो इसी हद तक होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा यूं है कि जितने भी हमारे ममालिक हैं तेल से माला माल,
वो बतदरीज अपनी हैसियत, एक मिलिट्री हैसियत के लिहाज से या एक जिसे कहा जाए साइंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफी पीछे रह गए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नेतन्याहू ने जो कुछ कहा और उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने गजा के हवाले से जो पॉलिसी दी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रेटर इसराइल की राह हमवार करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट हुआ कब से शुरू, जब जायोनिज्म की बुनियाद रखी गई स्विट्जरलैंड में 1897 में। तो उसमें उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि एक मुल्क बनाया जाएगा जिसका नाम इजराइल होगा, और साथ में ये डिसाइड किया गया ग्रेटर इजराइल। और ग्रेटर इजराइल के बारे में नाजरीन को बताता चलूं कि ग्रेटर इजराइल को वो प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं जूस और इजरायली। तो प्रॉमिस्ड लैंड है, उनको खुदा ताला ने वो ज़मीन दी है जो कि गजा उसमें शामिल है, कुछ सऊदी अरब का टुकड़ा शामिल है, कुछ जॉर्डन का और कुछ और खिते शामिल हैं। वो कहते हैं कि हम अब रहा सवाल कि गजा के बारे में तो ट्रंप 2 दफ़ा कह चुके हैं। एक दफ़ा लोगों ने सोचा कि शायद वो अपनी जिस तरह के ऑफ द कफ उन्होंने कह दिया होगा, दूसरी दफ़ा उन्होंने उसको दोबारा अयादा किया कि हाँ गजा को खाली होना चाहिए, और उन्होंने उसके आर्गूमेंट भी दे दिए ट्रंप ने उसके बारे में। और क्या आर्गूमेंट दिए कि गजा तो अब रहने के काबिल ही नहीं रहा, हम तो उनको अच्छी जगह पर भेज रहे हैं, तो लिहाजा उनको जॉर्डन हो और जॉर्डन को लेना पड़ेगा और इजिप्ट को लेना पड़ेगा। ये कल परसों की बात है। और साथ में जब बैठे हुए थे वो नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और साथ में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, नेतन्याहू ने कह दिया कि सऊदी अरब के पास बहुत सारी ज़मीन है, तो उसमें उनको एक नया वतन बना लेना चाहिए फ़लस्तीन को। महसूस ये होता है कि ये प्रेशर बढ़ता रहेगा, प्रेशर आता रहेगा, इसके मिलते जुलते कोई मामलात, क्योंकि गजा का फैसला कर चुकी है इजराइल। और वो ग्रेटर इजराइल की जो आपने बात की, वो तो राइटिंग ऑन द वॉल वो नजर आ रहा है कि ये मामला करने लगे हैं एक शेप में या दूसरे शेप में। तो ये हकीकत है कि ग्रेटर इजराइल पहले फसानों में होता था, अब हकीकत में सामने तकरीबन आ गया है। और अब देखें कि जो भूचाल है, इसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह रुख बदलती है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक इस पर कितने उस पर असरअंदाज होता है। डॉक्टर साहब, इसराइल की तरफ से बार बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमास ये कह रहा है कि हम तो बिल्कुल जंग दोबारा नहीं चाहते। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये पूरा तनाज़ुर इसमें देखा जाए तो क्या होगा आने वाले दिनों में? तो मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे तजिया निगारों का ये मानना है कि ये मामला थर्ड फेज तक नहीं पहुंच सकेगा। जैसे ही ये हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएंगे, तो जो बयानात आप सुन रहे हैं नेतन्याहू के कि गाजा से निकालें, और यही कुशनर ने 2 साल पहले कहा था, यही ट्रंप ने अपने कैंपेन के दौरान कहा था कि बीच फ्रंट है और इस बीच पर खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई जा सकती हैं। और इसी को आप देखें कि जब से ये डील हुई है, वेस्ट बैंक में कितनी उन्होंने बर्बरियत दोबारा शुरू कर दी है इजराइल ने। रोजाना रेड हो रहे हैं, सेटलर वेस्ट बैंक में मजीद अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें किस बात की गमाजी करते हैं, इसी बात की गमाजी करता है कि जिस तरह उन्होंने 1948 में फ़लस्तीन को सुकेड़ दिया, और जिस तरह 1967 में उन्होंने और धक्का दे के गजा में डाल दिया, 2 दफ़ा रिफ्यूजी बना दिया, आप तीसरी दफ़ा भी बनाना चाहते हैं। और आप देख लें कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 242 में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिया गया है कि जो 1967 में एक्यूपाई किया है इजराइल, इस खिते को, इस ऑक्यूपेशन को ख़त्म करे और फ़लस्तीनियों को वापस दे। फ़लस्तीन और गोलान हाइट का भी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि नई दिल्ली में, आपने दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन जीत गई और आम आदमी पार्टी जो है उसको शिकस्त हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि इतने अरसे के बाद दिल्ली में दोबारा बीजेपी का जीतना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, यही बात अभी जो मोदी का एक वतीरा रहा है, जो कि बीजेपी एक आरएसएस प्रोपेल्ड, आरएसएस से कुव्वत हासिल करने वाली सियासी जमात, जो कि जिसका चेहरा असल वही आरएसएस वाला है। तो उसने दिल्ली में भी यही किया है, दिल्ली में भी यही किया है। और वो क्या किया है कि 48 सीटें तो जीत गए हैं। उससे पहले क्या किया है, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट की सारी मराहत को उन्होंने देने की कोशिश की। उससे पहले केजरीवाल को उन्होंने बंद किया। उससे पहले अपनी पूरी स्टेट मशीनरी और सोशल मीडिया पर ये बावर कराया गया एक आम आदमी को, यानी कि आबादी को, जो वोटर सपोर्टर थे, कि वो किसी तरीके से ये मान जाएं कि ये करप्ट था इसलिए हमने बंद किया था। हालांकि कोई सबूत उसके नहीं मिल सके कोर्ट में और दूसरी
कुछ जगहों पर से हटकर बात जो पूरे के पूरे बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी रही है वो है कि हिंदू नेशनलिज्म को उभारना, हिंदू जो पोलराइजेशन का एक तरीका है कैंपेन का, इस कैंपेन में वो किया गया। डिलिमिटेशन में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह तब्दील किया गया कि आम आदमी पार्टी को हराया जाए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज की गई, जिस तरह कश्मीर में बाहर से लाके लोगों को बसाया गया इसी तरह इधर भी लाके बसाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम हरबे जो हथकंडे इस्तेमाल कर सकते थे, जिस तरह मोदी सरकार कोर्टों पे अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह मोदी सरकार सिटीजन्स एक्ट के हिसाब से उन्होंने अपने हथकंडे अख्तियार किए हैं, जिस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम के बारे में अपने हथकंडे इस्तेमाल। डॉक्टर साहब, आइंदा हफ्ते तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में आप उनके दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखें तो ये तुर्की से तो हमारा बड़ी चोली दामन का साथ है और हमारे बहुत सारे मुआहदे पहले हो चुके हैं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, वो हमारे भाई हैं और इस दफ़ा ये हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है तो और मुआहदे हो जाएंगे और MOU साइन हो जाएंगे। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हमारे लिए उन्होंने मुआहदे पहले साइन हुए हैं। इसी तरह तुर्क सदर एक दर्द दिल रखने वाले, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए उनकी शख्सियत है, तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से तिजारत और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़े। पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि तुर्की वो कस्टम यूनियन का मेंबर है EU में, कोई सामान अगर तुर्की में पहुंचता है तो वो उस मुआहदे के तहत यूरोपियन यूनियन भी जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ों से तो फ़ायदा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इस वक्त दुनिया में जहाँ भी हाई पावर डेलीगेशन जा रहे हैं उसमें खित्ते की बात ज़रूर हो रही है, उसमें ये बात ज़रूर आएगी, चाहे वो मंजर आम पर आए या ना आए, जो इस वक्त नेतन्याहू ने किया है कि जी आप गजा से निकालें, और जो इस तरह इस वक्त अमेरिका कर रहा है इस पूरे खित्ते में, और आने वाले दिनों में जो ईरान के साथ होने वाला है, इन तमाम चीज़ों का अहाता किया जाता है, क्योंकि ऐसे मामलात में कुछ चीज़ें जॉइंट स्टेटमेंट में आ सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब। नाज़रीन, आपने जमील साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि तैयब एर्दोगान के पाकिस्तान के दौरे में जहाँ दो तरफ़ा मामलात पे गुफ्तगू होगी, मुआहदे होंगे, वहाँ आलमी सूरत हाल और ख़ुसूसन खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, और फिर जॉइंट इलामिये में हो सकता है कि इसराइल के हवाले से भी कोई चीज़ शामिल हो। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।